अगर हम कैल्शियम को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है कैल्शियम ठीक करने का। मिल्क आप लो 1 कप और 1 कप ही पानी, जितना मिल्क उतना ही पानी, और 1 टीस्पून गिलोय का पाउडर, और फिर उसको तीनों को मिक्स करके बॉईल करें। अच्छा। और उसको हाफ करें, जितना पानी आपने ऐड किया उतना पानी खत्म कर दें और फिर उसको मिल्क को पीना है। ओके। थोड़ा सा बिटर लगेगा, लेकिन वो जो मिल्क है वो आपके कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा। और दूसरी चीज़, कैल्शियम की कमी को ठीक करने के लिए अगर कोई वुमेन जो है बहुत लिन एंड थिन है तो उसको पूरा बॉडी मसाज करना चाहिए ऑयल से। जैसे अगर समर सीज़न है तो वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और अगर विंटर सीज़न है तो वो तिल का तेल या सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। पूरे टुवर्ड्स हार्ट पूरा बॉडी मसाज करना चाहिए, तो उससे बहुत ज़्यादा जो क्रैकलिंग साउंड आती है ना जॉइंट्स में, तो वो साउंड बंद हो जाती है। और वो किसी भी तरीके से बंद नहीं हो सकती अनलेस अनटिल आप बॉडी को पूरे तरह से मसाज नहीं करें। जी जी। तो ये 2 तरीका है। और जिसको बहुत ज़्यादा ओवरवेट है उसको मसाज करने की ज़रूरत नहीं, तो वो तो ये दूध का जो मैंने बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, कई लोग सोचते हैं कि कैल्शियम और प्रोटीन सिर्फ बहुत ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या नॉनवेज खाने से मिलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम कंप्लीट फूड खा रहे हैं, लाइक जैसे मैं लास्ट मेरी जो वीडियोस थी उसमें भी मैंने बताया था कि अगर हम कंप्लीट 5 टेस्ट वाला फूड खाते हैं तो कभी भी कोई चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मीठा, खट्टा, नमक, फिर आपका मिर्च, फिर कड़वा और कसेला टेस्ट। ये 5 टेस्ट जब हम लेते हैं डाइट में तो मैं नहीं समझती फिर कोई भी चीज़ की हमें डेफिशिएंसी हो। तो मीठा में जैसे हम राइस और जो भी सीरियल्स खा रहे हैं, जैसे गेहूं है, राइस है, तो ये भी मीठे में आते हैं। ज़रूरी है हमें शक्कर या कुछ वैसा ही चीज़ खाना है। और फिर खट्टा तो हमको पता है ये लेमन सबसे बेस्ट है, और किसी को लेमन भी नहीं सूट होता है तो थोड़ा आंवला यूज़ कर सकते हैं। वो कसेला में भी आएगा। हाँ, है ना। आंवला में 4 टेस्ट होते हैं। अच्छा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा खाने के बाद आंवला ले लो। आंवला तो सबके घर पे रहता ही है, उसमें नमक बस नहीं रहता है आंवले में, तो थोड़ा नमक आप वैसे डाल लो और नमक आंवला यूज़ करो तो वो आपका पूरा टेस्ट कवर कर लेगा। और उसके अलावा वैसे हमारे डाइट में यूजुअली इंडियन डाइट्स में कंप्लीट रहता है टेस्ट, लेकिन कई लोग स्किप करते हैं। तो वो तो जैसे नींबू डाल लिए थोड़ा सा फूड में, और नमक तो रहता ही है खाने में, और थोड़ी मिर्ची। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि हमें बिना मिर्ची का खाना खाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसमें भी एक रेड चिली और ग्रीन चिली का रहता है कि हाँ, है ना। तो चिली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे रेड चाहे ग्रीन, जिसको जो सूट करता है, मेरे को ऐसा लगता है। और ब्लैक पेपर भी कईयों को मतलब कईयों को वो सूट होता है, तो जो जिसको सूट होता है उस हिसाब से करें, क्योंकि सबको हर चीज़ सूट भी नहीं होता, नहीं करती। हाँ, तो उस हिसाब से अपने बॉडी के हिसाब से आप वो मिर्च यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है तीनों ही इक्वल है, कुछ भी यूज़ करो आप। और फिर उसके बाद आता है कड़वा टेस्ट। तो कड़वे में अब आप हर दिन तो करेला बना के नहीं खा सकते, तो आप हल्दी डालते हैं खाने में तो वो कड़वे में टेस्ट में आता है। अच्छा। तो आप हल्दी यूज़ करो कड़वे में। और हल्दी तो डलती है लगभग सब्जियों में, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों में जैसे उपमा है या कुछ ऐसी चीज़ें हम बना रहे हैं तो उसमें नहीं डला रहता है। तो उस समय हम क्या यूज़ करें, या तो फिर हम फेनुग्रीक सीड्स यूज़ कर सकते हैं, मेथी दाने थोड़े यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने कहा आंवला ही यूज़ कर लो अगर कुछ नहीं है तो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और कड़वे में ये भी होती कच्ची हल्दी भी, कई लोग कच्ची हल्दी का अचार डालते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी कुछ ऐसा रहता है कि आपको समर्स में खाना है या विंटर्स में खाना है कच्ची हल्दी का? कुछ ज़्यादा तो यूजुअली विंटर्स में खाना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा वो हॉट होता है नेचर में। तो कईयों के छाले वाले आ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। तो अगर आपको इतना नहीं सूट होता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करो। फेनुग्रीक से भी कईयों को छाले आते हैं, तो वो भी आप मत यूज़ करो। आप समर्स में आप गुलाब के पत्ते यूज़ कर सकते हो, गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं, देसी गुलाब,
ठीक ठीक। तो वो आप ये बताना ज़रूरी है। हाँ, तो वो देसी गुलाब रेड वाले, पिंक भी चलेगा पर रेड रहा तो अच्छा है, तो वो यूज़ करेंगे तो वो भी कड़वे टेस्ट का रहता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। हल्दी किसी को गर्म होती है, हल्दी सूट नहीं हो रही, मेथी सूट नहीं हो रही, कईयों के ऐसे होते हैं। मैं जैसे फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो मुझे ये आइडिया है कि ऐसे लोग कहते हैं, तो ये ऑल्टरनेट मैंने बताया। और फिर कसाया जो टेस्ट है, कसेला जो मैं बोल रही थी, उसमें आप कोई भी दालें यूज़ करो। यूजुअली सबसे बेस्ट मूंग दाल, जो ओवरवेट है उनको मूंग दाल सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जो अंडरवेट है वो उड़द दाल भी यूज़ करें, वो तो कुछ भी यूज़ करें। बाकी वैसे यूजुअली मूंग दाल बेस्ट होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। और बाकी ये भी दाल यूज़ कर सकते हैं, बेसन जो है, चना दाल है, और अरहर दाल है। दालें तो बहुत सारी होती हैं किचन में, है ना? तो उसका भी कुछ ऐसा कि मतलब हफ्ते में कितनी बार वो दालें रिपीट करनी है, मैं समझती हूँ मूंग दाल बेस्ट है। और अगर किसी को वैरायटी, कईयों को ऐसा होता है अरे बहुत बोर हो गए, ये वैरायटी चाहिए हमें, तो वैरायटी के लिए फिर भले आप अरहर दाल यूज़ करो, ये चने मलका की दाल है, ये सब दालें जो रेड दालें होती हैं। और कई लोग ये भी बोलते हैं मिक्स दाल खाना चाहिए, मिक्स दाल। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी मिक्स्ड नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक ही चीज़ यूज़ करो एट अ टाइम, क्योंकि क्या होता है हमको उतना डाइजेशन में टाइम लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ का अलग अलग टाइप है, वो किस ढंग से डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए मुझे लगता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है डाइजेशन पावर, तब तो आप कुछ भी खाओ, लेकिन जिसकी डाइजेशन थोड़ी वीक है तो उसको एक ही चीज़ यूज़ करना चाहिए। सीरियल में भी जैसे आजकल बोलते हैं मिक्स्ड ग्रेन्स, मिक्स्ड आटा, तो मिक्स्ड आटा नहीं, आप एक ही आटा, एक ही ग्रेन यूज़ करो एक टाइम में ना, एक टाइम पे। अगर आप राइस खा रहे हो तो यू टेक ओनली राइस, अगर आप गेहूँ खा रहे हो तो यू टेक ओनली गेहूँ, फिर आप राइस और गेहूँ मिक्स नहीं करो। मतलब ये आप खुद ट्राई करो। मतलब आपको लग रहा होगा नहीं अभी तक तो हम ये सुनते थे वो सुनते थे, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी मैं कह रही हूँ, यू जस्ट ट्राई वंस, एक वीक आप ट्राई करो और फिर उसके बाद देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि परंपरागत जो एक खाने का तरीका है, हम जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो घी का बहुत इस्तेमाल करते थे खाने में, है ना? और फिर वो ये भी कहते थे हम कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट हो जाता था। अभी आजकल क्या हो गया है कि डाइटिशियन के पास आपको जाना पड़ रहा है, तो बड़ी गंभीरता से लेते हैं इस बात को ना। वो भी ये क्या एक मिथ है, घी खाना या नहीं खाना, क्या है इसमें क्या मतलब कर सकते हैं? घी जो मेरे हिसाब से घी सबसे बेस्ट चीज़ है दुनिया की, स्पेशली काउज मिल्क का जो घी होता है, काऊ का घी होता है, देसी गाय का, वो भी बहुत सारी जर्सी गाय वगैरह भी होती है, तो जो देसी गाय का घी होता है घर का निकला हुआ, और वो भी मेथड होता है घी निकालने का भी। अच्छा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक होता है कई लोग दूध की मलाई निकाल करके घी निकालते हैं, और एक होता है जो पहले के ज़माने में लोग बटर निकालते थे, मक्खन बिलोते थे, वो मतलब दही का, दही से जो घी निकलता है ना, दही के ऊपर जो मलाई आती है उससे जो हम घी निकालते हैं वो बेस्ट तरीका, वो बेस्ट होता है। हाँ, उसका भी कुछ लॉजिक है, मैं उस पे नहीं जाऊंगी, उसमें भी बहुत लॉजिक है कि क्यों वो वाला घी ही अच्छा रहता है। उसमें ALA करके कोई कंपाउंड होता है, अच्छा, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए उस तरीके से घी निकालना है। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर घर में ना तो आप भैंसे रखते हैं लोग, ना गाय पालते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि, और फिर जो मार्केट में घी मिलता है उस पर तो इतना भरोसा भी नहीं किया जा सकता। कुछ रिनाउंड है कंपनीज, पर मैं कंपनीज आप सर्च कर सकते हैं, कुछ रिनाउंड कंपनीज, और मुझे ऐसा लगता है कि आप हर एक के घर के आसपास जो है ना वहाँ गाय रहती है और जान पहचान थोड़ी रहती है। आप उनको बोले जिसके पास ज़्यादा है तो बोले मक्खन हमें दे दो, जब वो निकाल रहे हैं मक्खन, तो मक्खन लेके आ जाओ और फिर उसका घी बना लो। मींस कि पॉसिबल हो तो आप ले सकते हैं ना। हाँ, ठीक। मतलब अगर तरीका बहुत सारे हैं, हमको खुद सर्च करना पड़ेगा ये सब, अगर हमें चाहिए तो।
तो कोकोनट ऑयल जो है उसका घी का सब्स्टिट्यूट है। तो कोई बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं कि अरे हमें नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जो मुझे ऐसा लगता है जो जिस एरिया में है ना, लाइक साउथ इंडियंस जो होते हैं स्पेशली, जहाँ बहुत कोकोनट के पेड़ हैं, वहाँ तो कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट फॉर देम। और जहाँ घी अच्छा मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान जो ड्राई एरिया है, वहाँ बेसिकली गाय बहुत है, गाय भैंस बहुत है। अगर भैंस का भी किसी को घी डाइजेस्ट होता है तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि आप अपनी डाइजेशन पावर देखो। कि अगर आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है तो फिर तो बफेलो का भी घी आप आराम से डाइजेस्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बफेलो घी नहीं खा सकते, आप खाइए। लेकिन अगर आपका डाइजेशन वीक है या आप थोड़े लिन एंड थिन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाय का घी बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है, जो आपका क्वेश्चन था, जो आपने कहा। तो घी हम जब खाने में डालते हैं तो एक तो टेस्ट उसका बहुत इन्हांस हो जाता है। आप ऑयल कम डाल लो और घी थोड़ा डाल लो, टेस्ट इन्हांस हो जाता है और वो बहुत जल्दी आपका खाना डाइजेस्ट कर देता है। अगर किसी को बहुत कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो है वो स्लो होती जाती है। तो इसकी वजह से काफ़ी वुमेन क्या हर कोई भी व्यक्ति जो है कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम रहती कॉन्स्टिपेशन की। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, 1 टीस्पून घी जो स्पेशली काउज घी, और जो ऊपर का जो घी है वो तैरता रहता है ना, जो मेल्टेड नहीं बोल रही हूँ मैं, ऊपर घी जो है वो तैरता है, वो वाला घी अगर आप यूज़ करोगे खाने के पहले 1 टीस्पून, तो फिर तुरंत इमीडिएटली आपको ब्रेकफास्ट या जो भी दोपहर का खाना, रात का खाना खाना है तो वो खाएंगे, तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत राहत मिलेगी। और आपका डाइजेशन भी फटाफट होगा खाने का। एक ये है। और आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, लाइक मॉर्निंग में ले लो ब्रेकफास्ट के पहले और रात में खाने के पहले ले लीजिए। तो ये एक तरीका है कॉन्स्टिपेशन हील करने का, घी खाने से। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि घी खाएंगे तो हमारा वेट इंक्रीज हो जाएगा, घी खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो उसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम जो है खाना लो फैट में बनाएं। जो भी आप ऑयल डाल रहे हो लो फैट बनाओ। तो ये वाला घी जो आप इस ढंग से खाएंगे ना, कच्चा घी, हम उसको तड़का नहीं लगा रहे हैं घी का, और हम ऐसे खाएंगे तो इट विल नॉट गोइंग टू हार्म यू, मीन्स एनीवेज वो कोई हार्म नहीं करने वाला है बॉडी को। आप ट्राई करके देख लो और 2 महीने बाद ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लो, अगर आपको इतना ही डाउट आ रहा है तो। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि कुछ सब्जियां वो देसी घी में ही बनाते हैं, उनको किसी और रिफाइंड में या ऑयल में बनाना पसंद नहीं होता, और वो कहते हैं हम घी में ही खाते हैं, तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उस बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी ना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि वो हमारे मन से रिलेटेड है। मैक्सिमम 90% ऑफ द डिजीज इज रिलेटेड टू विथ योर माइंड। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो 0 फैट या बिल्कुल न के बराबर फैट खा रहे हैं और उनका भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़ा रहता है। और जो इतना आप कह रहे हो जो घी में तड़का लगा के खाते हैं और मतलब ऐसे भी घी खाते हैं, उनका नॉर्मल रहता है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड। तो ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है बड़ा कि फिर कैसे बढ़ रहा है उनका। तो ये जो है ये स्ट्रेस रिलेटेड है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड। तो आप भले घी थोड़ा मोड़ा यूज करो, क्योंकि लुब्रिकेशन भी तो जरूरी है ना बॉडी के लिए। अच्छा, अब जो आपने कहा छोंक लगा के, वो इतना यूजफुल नहीं होता जितना जो हम ऐसे कच्चा खाते हैं ना घी, वो ज्यादा यूजफुल रहता है बॉडी के लिए। पर हाँ, एट टाइम्स कभी कभार अगर आप बना के कोई पर्टिकुलर, जैसे राजस्थान में, मैं अभी राजस्थान में हूँ तो मैं उससे ही रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो जैसे ठंड में जब वो हल्दी आती है, कच्ची हल्दी, तो वो उसकी सब्जी बनाते तो वो प्योर घी में ही वो लोग बनाते हैं। तो कभी कभार वो घी में बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और रेगुलर बेसिस में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। समर्स में चलो घी यूज कर लिए, ठंड में ऑयल यूज कर लिए, क्योंकि घी जो है नेचर में ठंडा रहता है। तो उस हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो जी, अगला मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल अक्सर लोग बात करते हैं कि गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए, हमें अलग अलग अनाज की रोटी खानी चाहिए, गेहूं में ये नहीं होता, हम ज़्यादा गेहूं खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को उतना हेल्दी नहीं रखती, मतलब कई तरह के मिथ हैं ऐसे।
लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है कि हमें गेहूं का आटा खाना है या नहीं खाना है, वो नहीं खाना है तो क्या खाना है, और अगर गेहूं का आटा खाना है तो कितना खाना है। अभी एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है ये बाहर का है, तो ग्लूटेन फ्री जो है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इंडियंस हैं और इंडियन का जो है वो ग्लूटेन अच्छे से पचता है हमारे को, और हम कोई फॉरेनर्स नहीं हैं जो हम ग्लूटेन फ्री या वैसा कुछ करें। हाँ, लेकिन जिसको ग्लूटेन की प्रॉब्लम रहती है, जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस रहती है कईयों को, वो बचपन से ही पता लग जाता है। जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है, मतलब मिल्क लेंगे तो एलर्जी हो जाती है। जी, हाँ। वैसे ही ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी होती है कईयों को। मतलब वो बचपन से ही पता लग जाता है। वो बच्चा जैसे ही खाएगा उसको तुरंत डायरिया होने लगेगा या स्किन में रैशेज होने लगेंगे, तो आप समझ जाओ कि मतलब वो फिर डॉक्टर खुद ही पीडियाट्रिशियन बता देता है कि भाई इसको ग्लूटेन से एलर्जी है। उनके लिए यस ग्लूटेन नहीं लेना है। लेकिन जिसको ऑलरेडी जो बचपन से गेहूं ही खा रहा है, तो वो क्यों ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करे। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे तो ग्लूटेन फ्री ही खाना है, तो भले खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ऐसा कुछ नहीं, कोई डेफिशिएंसी होगी बॉडी में? ऐसा डेफिशिएंसी एज सच नहीं होगी, पर ये है कि हाँ, अगर कोई लिन एंड थिन है तो वो बहुत ज्यादा मिलेट्स यूज करे। जैसे मिलेट्स, मतलब हम फिर मिलेट्स में ही जाएंगे ना, अगर गेहूं नहीं खा रहे, बाकी तो फिर मिलेट्स ही हैं सारे। रागी है, जवार है, बाजरा है, फिर और क्या है, बहुत सारे आजकल बहुत सारे, हाँ, जी हाँ, किनोवा है, और भी बहुत सारे। तो ये सारे मिलेट्स में आते हैं। और मिलेट्स का क्या नेचर है, एक तो फाइबर बहुत होता है, और जौ भी बहुत अच्छा है, बार्ले जिसको कहते हैं। तो बार्ले इज नॉट, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जौ बार्ले क्या होता है, ये गेहूं नहीं है, ये गेहूं जैसा एक सीरियल है, पर वो मिलेट्स के अंदर आता है। पर वो गेहूं जैसा सीरियल है, गेहूं के साइज से थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। पर वो भी सबको नहीं यूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से गेहूं यूज करना चाहिए जो पतले दुबले लोग हैं, उनको गेहूं यूज करना चाहिए। और जो मोटे तगड़े लोग हैं, या जो जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और दुनिया भर की थायराइड बीमारियां हैं इस टाइप की, तो उनको जो है, जो आप कह रहे हो मिलेट्स ग्लूटेन फ्री, वो लोग ऐसा यूज कर सकते, करना चाहिए उनको। पर अगर वो लोग भी लिन एंड थिन है तो थोड़ा ये भी जा सकता है जी, गेहूं। और हाँ, मिलेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने से कॉन्स्टिपेशन भी होता है। आई थिंक वो कई बार जब हम यूज़ करते हैं तो बॉडी भी शायद उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही होती है, उसमें भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लोगों को बॉडी में हीट होना शुरू हो जाता है, उनको भूख नहीं लगती, ऐसा भी मैंने देखा है। जो लोग ज़्यादा मिलेट्स जो है वो ईजी टू डाइजेस्ट है। अच्छा, मिलेट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। वो हीट इसलिए होती है, अब हमें उसमें भी सेग्रीगेट करना पड़ेगा कौन सा मिलेट्स कब यूज़ करना है। यूजुअली सबको पता होता है। अब ये तो बहुत कॉमन है, जैसे बाजरा लोग ठंड में ही यूज करते हैं, हाँ, क्योंकि वो गर्म रहता है। अब मैं बाजरा को भी गर्मी में ही खाऊंगी तो फिर तो गर्मी होगी। और जवार, जौ, ये सारी कूल मिलेट्स हैं, तो इसको समर्स में यूज कर सकते हैं। रागी है, ये न्यूट्रल है, मतलब गर्मी ठंड दोनों में यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो इस ढंग से हम यूज करें। और मैंने पहले भी बताया कि जो चीज जहाँ मिल रही है वो ही यूज करें। अब राजस्थान है, अब वहाँ तो रागी मिलती नहीं। अब मैं साउथ से मंगवा के रागी यूज करूंगी तो मेरा तो पेट खराब ही होगा ना, क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो ग्रेन वहाँ उग रहा है, और वो हम जब खाते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट होता है। अब जहाँ मेरे राजस्थान में वो है ही नहीं और मैं उस ग्रेन को खाऊंगी तो फिर वो तो मेरे को डाइजेस्ट होगा ही नहीं। देखो, इतनी बात भी कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। जहाँ तक प्रोटीन की बात है, और बहुत सारी जो पोषक तत्व हैं, जैसे कुछ लोग तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो खा लेते हैं। जैसे हम B12 की बात करें, और कहते हैं कि इंडियन फूड में जैसे, या जो मतलब वेज जो शाकाहारी जो भोजन होता है उसमें वो चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ भी लोगों को एक थोड़ा सा रहता है कि ये चीज़ें हम कहाँ से कंप्लीट करें, कौन सी डाइट से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि जो हम 5 टेस्ट वाला अगर फूड खाएंगे तो B12 विटामिन D की डेफिशिएंसी पहली बात तो होगी ही नहीं। अच्छा। और स्टिल अगर हम
कहते हैं कि B12 की डेफिशिएंसी होती है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट देखे जो नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन वो उसको भी B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो फिर मैं अगेन आती हूँ कि स्ट्रेस, अगर हमारे अंदर बहुत स्ट्रेस है तो वो जो B12 एब्जॉर्ब होना चाहिए मेरी बॉडी को, या विटामिन D एब्जॉर्ब होना चाहिए। अब देखो कई ऐसे होते हैं जो दिन भर धूप में भी रहते हैं, उसके बावजूद भी विटामिन D डेफिशिएंसी आती है। इसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी ही नहीं बना पा रही है। मतलब तो ऐसा ये नहीं है कि मैं नॉनवेज खाऊंगी तो ही मुझे B12 मिलेगा, मैं ये पर्टिकुलर फूड खाऊंगी तो नहीं। लेकिन पहले मुझे अपने आप को डिस्ट्रेस रखना है, फिर दूसरा मुझे सारे टेस्ट का फूड लेना है। और B12 के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है, एक तो जो मैंगो होता है उसका बीज के अंदर एक बीज होता है, और आप YouTube में फाइंड आउट करेंगे तो उसके बहुत सारे मुखवास बनाते हैं लोग। अच्छा, उसके ड्राई करके ना, उसके पाउडर बना करके मुखवास बनाते, तो आप उसको भी थोड़ा मुखवास के रूप में ले सकते हैं और B12 उसमें काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा। और आप मिल्क तो ले ही रहे हैं, वेजिटेरियन है अगर हम तो मिल्क लेते हैं, कर्ड लेते हैं, उसमें भी काफ़ी विटामिन B12 हमको मिल जाता है। और उसके अलावा B12 मशरूम में भी रहता है, मशरूम भी थोड़ी मोड़ी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो हर समय अवेलेबल नहीं रहता है मशरूम। तो आप ये 3 चीज़ें यूज़ करो, 5 टेस्ट वाला फूड खाओ, मैं समझती हूँ इससे कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। अभी तक मेरे प्रोग्राम में जितने भी एक्सपर्ट्स आए उन हर बातचीत में हमने स्ट्रेस का जिक्र किया। ये स्ट्रेस हमें मैनेज नहीं करना आ रहा है, मतलब हम किसी भी विषय पे बात करते हैं तो वो जाके स्ट्रेस पे ख़त्म होता है। हम किसी भी डिजीज़ पे बात करते हैं, हम किसी भी लाइफस्टाइल के किसी भी हिस्से पे बात करते हैं, वो स्ट्रेस पे आ जाती है। आसान शब्दों में हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे इजी तरीका है कि सबसे पहले तो हम देखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं दिन भर। अगर हम नेगेटिव ही सुन रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन भर तो नेगेटिव, चाहे न्यूज़पेपर उठाओ, मैगजीन्स उठाओ, टीवी खोलो, हर जगह नेगेटिव है। अगर इतना ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट लेंगे तो स्ट्रेस तो आना ही है। फिर दूसरी चीज़, जब तक हम इतना गूगल बाबा, मैं कहती हूँ हमेशा, गूगल बाबा से इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है कि हम नॉलेज तो है लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए शक्ति चाहिए जो हमारे अंदर नहीं। हमें पता है कि ये मेरे लिए ये गलत फूड है, ये मुझे नहीं खाना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ वालों से हम बात करते हैं जब, कि बहुत ज़्यादा शुगर, क्यों शुगर हाई है, मेडिसिन तो लिया है, क्यों शुगर हाई है, मीठा खाते हैं कभी कभी, पता है मीठा नहीं खाना है फिर भी मीठा खाया, क्यों? क्योंकि वो शक्ति नहीं इम्प्लीमेंट करने की। तो इम्प्लीमेंटेशन की शक्ति मेडिटेशन के बिना नहीं आ सकती। इसलिए बार बार हम यही कहते हैं कि बी स्ट्रेस अपने आप को करना है तो राजयोग मेडिटेशन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे सिखाया जाता है, आप जा करके सीख सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन के होते रहते हैं, कुछ ना कुछ लगातार। तो आप वैसे भी जा सकते हैं अगर आपके आसपास सेंटर्स नहीं है तो। कितने सारे यंगस्टर जैसे हम जिनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं अरे ये सुनने का समय नहीं है हमारे पास ना, तब ज़रूरत नहीं महसूस हो रही उनको इस चीज़ की ना। वो कहते हैं कि ये अलग लोग होते हैं जो यहाँ जाते हैं, जो पढ़ते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं। हम लोग, हमसे तो ये दुनिया चल रही है, हम इतने सारे टास्क होते हैं हमारे पास, कैसे समय निकाले हम वहाँ जाने का और ये करने का। क्योंकि तनाव को वो पहली बात तो बीमारी ही नहीं समझ रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस है ये हमें कितना हार्म कर रहा है। वो कौन सा एक ऐसा सेंटेंस जो वो समझें कि मेरा जो लॉस हो रहा है वो इससे हो रहा है और इसको मुझे सबसे पहले मुझे इस पे काम करना है। करेक्ट। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं दुखी हो रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मैं कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा हूँ इसीलिए दुखी हो रहा हूँ। अगर अच्छी एक्टिविटी करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। तो मेरी एक्टिविटी मैं करेक्ट तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो अब कुछ मुझे नया तरीका देखना पड़ेगा। अभी तक जिस पुराने तरीके से मैं चल रहा था तो उसमें मैं खुश नहीं हूँ या मेरा कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो क्यों ना लोगों से कुछ अलग हट के कुछ मैं देखूँ करके, एक बार ट्राई तो करूँ। क्योंकि जो हम ये अलग लोग
फॉर एग्जाम्पल हम अगर अलग लोग हैं तो कुछ अलग लोगों के जैसे एक बार करके देखें। 1 वीक, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 1 वीक 10 डेज सिर्फ अपने आप को ट्राई करके देखें, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देने की ज़रूरत है। आजकल हम पहले 1 घंटा होता था, आजकल तो हम बोलते हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आओ। आधा घंटा भी नहीं है आपके पास टाइम, 20 मिनट के लिए आओ, बस सिर्फ रोज़ 20 मिनट के लिए आप आओ और अपने आप को देखो, 10 डेज देखो, जा करके करो ट्राई, और फिर देखो कि अगर आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आ रहा है तो यू कंटिन्यू, और नहीं आ रहा तो छोड़ दो, बैक टू पवेलियन। सही कहा आपने, बिल्कुल। जब तक तनाव है हमें कुछ और समझ में आएगा नहीं, और हमें अगर इस फ्रेम से बाहर निकलना है, हमें लगता है कि हम जहाँ हैं सही है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तनाव बना रहता है। अगर हम खा ठीक से नहीं रहे हैं, हम सो ठीक से नहीं रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या खाना है, तो कहीं तो कमी है, और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से ही है। एक और मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे घी के बारे में आपने बताया कि हमें घी लेना चाहिए, काऊ घी लेना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप हमारे व्यूवर्स को बता सकें? यस, जब मैंने पहले डाइटिशियन का कोर्स किया था, उससे पहले मेरी मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा ना घी मक्खन खिलाती थी। तब तो मैं खाती थी क्योंकि वो कहती थी बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत न्यूट्रिशियस है, तो मुझे खिलाते थे। पर जब मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया, फिर मैंने कहा बिल्कुल नहीं खिलाना ये सब, क्योंकि ये नुकसान करता है। तो मैं उनको हमेशा हर चीज़ में वो करती थी, और मैं बिल्कुल नहीं खाती थी घी मक्खन, मैंने बिल्कुल हटा ही दिया था अपने डाइट से। और मैंने देखा कुछ समय बाद मुझे ऑलरेडी ये थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी पहले से, और मैंने देखा मैं इतना फाइबरस फूड खाती हूँ, जबकि हम बोलते हैं यूजुअली आप कोई भी डाइटिशियन के पास जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो आपको यही सुनने में आएगा फाइबर इंक्लूड करो डाइट में, फाइबर इंक्लूड करो तो आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगा। और मैं इतने फाइबर खाती थी, इतना फाइबर खाती थी, उसके बावजूद मुझे फिशर्स डेवलप हो गए। और फिर उसके बाद मुझे इतना प्रॉब्लम, मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं इतना फाइबरस फूड खाती हूँ, और पर मैंने सारा घी ऑयल मेरे उससे तो निकाल ही दिया था। ऑयल थोड़ा मोड़ा सब्जी वगैरह में यूज होता था, लेकिन मैं बिल्कुल घी फ्री डाइट और ये सारी चीज़ें, बिल्कुल एकदम कम ऑयल वाला खाना, बहुत ज़्यादा फाइबर खाना, तब भी मुझे फिशर्स डेवलप हो गया। मुझे वंडर लग रहा था कि मैं पढ़ाई जो की हूँ उसका रिजल्ट कैसा, ये किस टाइप का आ रहा है। फिर मुझे जब मैंने थोड़ा सा और स्टडी किया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि घी खाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, फिर मैंने अपने घी जैसे जब मैंने अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट किया, मैंने देखा मेरा बहुत अच्छे से लुब्रिकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो गई, मेरी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बहुत अच्छी हो गई। मुझे कॉन्स्टिपेशन कितने समय से रहता था, वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब हट गया, और बहुत अच्छा, और मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। तो ये सारा घी का ही वो है, कमाल है, हाँ, है ना। तो कोई भी चीज़ आप एक्सेस में यूज नहीं करो, हाँ। कोई भी चीज आप बहुत कम मत करो या खत्म नहीं करो, मॉडरेशन में कोई भी चीज यूज करेंगे तो वो फायदे है। अगर कोई नुकसान वाली चीज फायदे वाली चीज भी अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो उसका भी नुकसान है। अति तो देखो किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती। यहाँ एक और प्रश्न है कि पानी का हमें समझ में नहीं आता कि कितना पानी पीना चाहिए। अक्सर लोग एक दूसरे को कहते सुने जाते हैं कि अच्छा आप पानी कम पीते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो पानी को कितना कंज्यूम करना चाहिए हमें? तो पानी जो है हर एक की बॉडी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि आप 5 गिलास पियो कि आप 10 गिलास पियो, नहीं। जितनी मुझे प्यास लग रही है उतना ही पानी पियो। मैं कहूँगी कि जो बहुत सारी मिथ है, मैं बार बार यही बोलूँगी कि आप पहले ट्राई करो खुद। जो मैं कह रही हूँ आप 1 हफ्ता ट्राई करके देखो अपने अंदर, और फिर आप डिसाइड करो कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है या नहीं। क्योंकि लोगों को डर लगने लगता है, अगर हम पानी कम पिए तो हमें यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा आपने पानी कम पिया ना इसलिए यूरिन इन्फेक्शन हो गया। पर आप खुद ट्राई करके देखिए कि कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता। हम पानी पीने से, पानी ज़्यादा पीने से, कोई कम पीने से यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता। अगर हम गरम फूड खाते हैं ना, कुछ भी जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे, बहुत ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें खाएंगे तो यूरिन इन्फेक्शन होगा। या मैंने जैसे कहा कि उड़द दाल गरम है, बाजरा गरम है, अब मैं गरम चीज़ें खाऊंगी तो यूरिन इन्फेक्शन होना ही है। तो वो पानी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हाँ मैं बहुत ज़्यादा पानी पीऊँगी तो उससे एक लॉस ज़रूर होगा कि
मेरी भूख मरेगी, हाँ। मेरा जो डाइजेस्टिव फायर है वो ख़त्म होगा। तो जब आपको प्यास लग रही है उतना ही पानी पिए। कई लोग उठते ही 1-1 लीटर पानी पी लेते हैं। जी, पहले जी। मैं भी पीती थी। तो मैं अभी भी पीती हूँ। जी। तो मैंने देखा हाँ। कि मैं पानी नहीं भी पी रही हूँ तो भी मेरा पेट साफ अच्छे से हो रहा है। जी। ऐसा, इससे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। तो ये जो है कुछ आप अपने खुद ट्राई करके देखिए और इसको आप फॉलो कीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाए। और मुझे लगता है कि हमारे जो शरीर का जो साइंस है वो बताता है हमें कितना पानी पीना चाहिए। पर हम चूंकि हम इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन्होंने कहा तो करना चाहिए, और शायद ये भी हमारी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आपने हर एक बात को इतने अच्छे से और इतना क्लियर तरीके से समझाया, व्यूअर्स को इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति।